आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर कैपेसिटर, संधारित्र। कैपेसिटर, इसको हिंदी में हम संधारित्र बोलते हैं, संधारित्र। इस कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोला जाता है, कंडेंसर भी बोला जाता है। देखिए क्या होता है कैपेसिटर, कंडेंसर। जब भी कोई भी दो कंडक्टर्स को आप नियर बाई प्लेस करते हैं, कोई भी दो चालक हैं उनको आप पास पास रख देते हैं, तो ये जो निकाय बन जाता है आपका, ये कहलाता है आपका कैपेसिटर। ठीक है, मींस जब भी दो आप किसी भी तरह के कोई भी दो कंडक्टर है, ये कंडक्टर 1 और ये कंडक्टर 2, ठीक है, आपने इन दोनों को नियर बाई प्लेस कर दिया, पास पास रख दिया, तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा निकाय ही क्या कहलाएगा आपका, कैपेसिटर कहलाएगा, यानी कि संधारित्र कहलाएगा। ठीक है, अर्थात जब भी दो कंडक्टर आपने पास पास रखे तो एक सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटर बोलते हैं। अब कैपेसिटर करता क्या है, बेसिकली कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करने की जो है इसकी कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। एक कंडक्टर भी क्या होता है, चार्ज स्टोर करता है, लेकिन जब दो नियर बाई कंडक्टर्स को आप प्लेस करते हैं तो इस पूरे सिस्टम की जो चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, चार्ज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब भी चार्ज कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो इनकी एक स्टोर, जो एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये ज्यादा एनर्जी स्टोर करेंगे, और जो एनर्जी स्टोर करेंगे वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब ये कंडक्टर आपके किसी भी शेप के हो सकते हैं, आपके हो सकता है ये जो दो पैरेलल प्लेट लो आप, ठीक है, इनको आप नियर बाय प्लेस करें, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका एक कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको नियर बाय प्लेस किया। आप ये भी कर सकते हैं आप कि दो होलो स्फीयर हैं, इनको आप कॉन्सेंट्रिक प्लेस करेंगे तो भी ये क्या हो सकता है, आपका कैपेसिटर हो सकता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर बन गया आपका। एक अकेला कंडक्टर भी कैपेसिटर हो सकता है भाई, ये जैसे कि ये एक अकेला स्फीयर है, ठीक है, ये अकेला स्फीयर है, ये भी आपका कैपेसिटर हो सकता है। इसके लिए जो इसके जो नियर बाई कंडक्टर है वो कहां पर कंसीडर किया जाता है, इंफिनिटी पर कंसीडर किया जाता है। मींस ये कंडक्टर 1 है तो जो दूसरा कंडक्टर है वो कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा है। तो एक अकेला कंडक्टर भी क्या होता है, कैपेसिटर होता है। लेकिन जब हम दो कंडक्टर्स को नियर बाय रखते हैं तो इनकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। दैट्स वाई हम डेफिनेशन में यही बोलते हैं कि जब भी दो कंडक्टर्स को, चालकों को नियर बाय प्लेस करते हैं तो ये सिस्टम आपका क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। कैपेसिटर क्या करता है, आपके चार्ज को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। तो इसका ये काम हो गया। ठीक, अब इस कैपेसिटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कैपेसिटर रिप्रेजेंट बाय दिस साइन। देखो ये साइन आपका कैपेसिटर का होता है। कई बार आप ये वाला साइन भी कैपेसिटर के लिए देखते हैं कई बार, ठीक है, तो ये वाला या ये वाला, ये साइन क्या होता है, कैपेसिटर का होता है। तो कैपेसिटर का मतलब ही क्या है, कैपेसिटी। ठीक है, कि जिसकी जितनी ज्यादा चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होगी वो क्या होगा, उतना ही उसका कैपेसिटेंस या कैपेसिटर की वैल्यू उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो जितना ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट देखो, जो कैपेसिटर है वो बेसिकली क्या है, चालक है। ठीक है, एक अकेला चालक भी क्या होगा, एक अकेला कंडक्टर भी क्या होगा, आपका कैपेसिटर होगा। ठीक, अब ये जो कैपेसिटर है इसी के बारे में आगे बात करते हैं। देखिए ये कोई कंडक्टर है आपने, ठीक है, ये कंडक्टर है, आप इसको क्या करते हैं, चार्ज देके जाते हैं, इसको आप चार्ज देते जा रहे हैं, चार्ज देते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो पोटेंशियल जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आपके चार्ज के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो पोटेंशियल विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। आप Q इंक्रीज करेंगे V भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जब तक ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो इसकी स्टोर करने की है वो गेन नहीं कर देता
तब तक आप इस पे चार्ज इंक्रीज करते जाते हैं तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? गिवन चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज प्रोपोर्शनल V। तो जब इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C, दैट इज कैपेसिटेंस कहलाता है, दैट इज कैपेसिटेंस। तो यहां पर जो हेडिंग है कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं धारिता, धारिता। ठीक है, और इसको इस सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो धारिता या कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि उसके चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी को शो करता है। जिस कंडक्टर का जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, यानी कि धारिता जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही चार्ज, उतना ही आवेश क्या करेगा? अधिक से अधिक स्टोर कर पाएगा। तो Q इक्वल्स टू CV होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना, जहां पर C कैपेसिटेंस है। ठीक है, C क्या है? कैपेसिटेंस है, धारिता है। अब इस C को आप लिख सकते हैं Q अपॉन V, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो यहां पर इसकी यूनिट होगी, जो यूनिट ऑफ C इस कैपेसिटेंस यानी कि धारिता की जो इकाई होगी वो क्या होगी? कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम अपॉन वोल्ट। और आप इसको फेरेड भी बोलते हैं, फेरेड। ठीक है, तो 1 फेरेड इक्वल्स टू 1 कूलॉम पर वोल्ट, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये आपके C जो है कैपेसिटेंस, ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। आप Q इंक्रीज करते हैं तो V भी इंक्रीज होता जाता है। जो कैपेसिटेंस है ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर की शेप क्या है, उसकी साइज क्या है। ठीक है, इसके सराउंडिंग कौन से मीडियम है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये जो C है कैपेसिटेंस, किस पे डिपेंड करता है? तो C डिपेंड्स, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। पहला तो आ गया आपके शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। मींस आपके ये जो शेप है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है या पैरेलल प्लेट्स है, क्या है उस पर डिपेंड करेगा। साइज छोटी है, बड़ी है, उसकी साइज पे। अगर स्फेयर है तो उसकी रेडियस क्या है, कम है, ज्यादा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज। सेकंड, मीडियम प्लेस्ड, कि जिस मीडियम में, जिस माध्यम में, यानी कि माध्यम में, मींस अगर यहां पर कंडक्टर्स के नियर बाई किस तरह का मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, इनके सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर्स के बीच में जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर, और इनके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर, इस पे भी डिपेंड करता है। यानी कि क्षेत्रफल पर, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस पे डिपेंड करेगा, आपके जो दोनों चालक है उनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, मीडियम जिसमें इन चालकों को रखा हुआ उस पे डिपेंड करेगा, और शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, यानी कि इस कंडक्टर का आकार व आकृति कैसी उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब डिपेंड किस पे नहीं करेगा, तो यहां पर कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन, जो कैपेसिटेंस है C, ठीक है, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले तो बात आती है भाई, आपको यहां पे अभी रिलेशन आया था C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो आपको इस रिलेशन को देखते हुए लग रहा है कि यहां पर ये जो कैपेसिटेंस है Q और V पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, ये कैपेसिटेंस जो है ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है,
ये चार्ज, उसको दिए हुए चार्ज और उस पे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उस पे डिपेंड नहीं करता है। तो डज नॉट डिपेंड चार्ज एंड सेकेंड पोटेंशियल, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। ये पॉइंट याद रखें, ठीक है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है आपका कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, जिसकी जितनी ज्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी वो उतना ही अच्छा कैपेसिटर, वो उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का कैपेसिटेंस मींस गोले की धारिता, गोले की धारिता। चलिए देखो, ये आपने एक गोला लिया, ठीक है, इसकी त्रिज्या है r, आपने इस पे चार्ज दिया q, चार्ज q देंगे तो इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो v हो गया। तो v कितना होता है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, तो k q अपॉन r, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। k की वैल्यू आपको पता ही है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहां पर इस स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल है के क्यू बाई आर हो गया। अब हमें पता है Q इक्वल्स टू सी वी होता है, अभी हमने देखा। तो यहां से V इक्वल्स टू क्या है, Q बाई सी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, मींस आप इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इसकी। तो देखो यहां भी v, यहां भी v, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये चार्ज हमने q लिया था, तो यहां भी स्मॉल q लिया, यहां पे भी स्मॉल q रखो। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होगी, इक्वल कर दो इनको, q से q कैंसिल, तो c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आप देख रहे हैं यहां पर ये इसकी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ज्यादा क्या होगा, c की वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। और आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो ये तब है जब ये आपने एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा हुआ है, ये वैक्यूम में प्लेस किया हुआ है। यदि इसको इफ स्फीयर प्लेस्ड इन मीडियम, किसी मीडियम में प्लेस करते हैं, किसी मीडियम में, किसी माध्यम में इसको रख देते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, तो ये तो सी वैक्यूम या एयर, एक ही मतलब होगा। तो ये तो हो गया सी वैक्यूम, वैक्यूम या एयर का एक ही केस लेते हैं। और अगर सी मीडियम है, मीडियम में क्या होगा, तो यहां पर 4 पाई, इस एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा। तो परमिटिविटी कितनी होती है, एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये सी मीडियम के लिए ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हो जिसमें मीडियम की कैपेसिटेंस और वैक्यूम या एयर की कैपेसिटेंस का रेशियो दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, सी मीडियम अपॉन सी वैक्यूम, मीडियम 4 पाई एप्सिलॉन आर अपॉन ये कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आ गया। ये किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन आर के, ठीक है। एप्सिलॉन आर, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर ये क्या कंक्लूजन आ रहा है आपका, कि मीडियम का कैपेसिटेंस और वैक्यूम का कैपेसिटेंस जो होगा वो एप्सिलॉन आर के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए भाई आगे बात करते हैं। ये तो बात हुई आपकी एक सिंगल स्फीयर, ठीक है, जिसको आपने या तो वैक्यूम में रखा हुआ है या किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो उसके कैपेसिटेंस की बात हुई, मींस वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसके बारे में बात की, ठीक है। इस
अकेले स्फीयर के लिए जो दूसरा कंडक्टर होगा जो कैपेसिटेंस के लिए जरूरी होता है, हम बताते हैं कि भाई कैपेसिटेंस क्या होता है, जो दो नियर बाय कंडक्टर्स को प्लेस करते हैं। तो ये एक स्फीयर यहां रखा हुआ है, तो दूसरा स्फीयर या दूसरा कंडक्टर कहां होगा, इसके लिए इंफिनिटी पे होगा, जहां पर पोटेंशियल क्या लेते हैं, हम जीरो लेते हैं। तो वहां पर इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है। अब लेते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर देखिए, इसको बोलते हैं हम हिंदी में समांतर पट्ट संधारित्र। समांतर पट्ट संधारित्र, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्ट संधारित्र। ठीक है, क्या होता है समांतर पट्ट संधारित्र? देखिए भाई, ये आपने दो प्लेट ली, इन दोनों प्लेट्स को आपने नियर बाई प्लेस किया, ये नियर बाई प्लेट प्लेस किया है। अब इस पे प्लस क्यू चार्ज इस पे है, माइनस क्यू चार्ज इस पे है। तो हमें पता है जब भी दो प्लेट्स जिनको पैरेलल प्लेस करेंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे पहले इसका चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका प्लेट एरिया है ए, इसका भी प्लेट एरिया है ए, और दोनों के बीच का सेपरेशन है डी। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहले जो टोटल चार्ज होता है उसको ऐड करके आउटर प्लेट के आउटर सरफेस पर रख देते हैं। तो इन दोनों को ऐड किया, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इन दोनों को ऐड किया, प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, ये जीरो हो गया। तो आउटर प्लेट्स की आउटर सरफेस पे ये जीरो हो गया, कोई चार्ज नहीं। तो ये प्लस चार्ज जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, इसकी अंदर वाली सरफेस पे होगा, प्लस 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 क्यू ये यहां पर। इसी तरह से सामने ये माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव के कारण अवे, इस नेगेटिव के कारण टूवर्ड्स, तो यहां जीरो, यहां भी जीरो, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बीच में ई, वो इन दोनों सरफेसेस के कारण होगा। ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ E1, और इस नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो यहां पर जो ई सेंटर पे होगा, सेंटर पे, ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टेट में कवर कर चुके हैं। चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन करके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक प्लेट के कारण जो होगा वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की एक सरफेस के कारण जो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये E1 इस तरफ, और इस माइनस के कारण ये कितना होगा, इसके कारण भी इतना ही मैग्नीट्यूड इसी डायरेक्शन में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे वो हो गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है, यहां पर चार्ज डेंसिटी, माइनस सिग्मा क्या है, यहां पर चार्ज डेंसिटी। तो जो सिग्मा होता है वो होता है क्यू अपॉन ए, चार्ज कितना है क्यू, और इसका सरफेस एरिया कितना ए, तो क्यू अपॉन ए हो गया। तो ये सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। चलिए, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में ई है, यहां दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। तो ई इक्वल्स टू होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी अपॉन डी होता है। ये आप दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, तो ये v बाई डी इक्वल्स टू, वी बाई डी इक्वल्स टू क्या हो गया, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये q निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट ए इस तरफ चला गया, अपॉन d मल्टीप्लाई बाई v, दिस इज इक्वेशन 3। और हमें यह भी पता है कि q इक्वल्स टू क्या होता है, cv होता है। C जहां पर कैपेसिटेंस है और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। तो ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। नाउ हम दोनों इन दोनों इक्वेशन का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर यानी कि इन दोनों की तुलना करेंगे। तो कंपेयर 3 एंड 4, चलो कंपेयर करो। तो यहां पर ये तो हो गया CV, और इधर हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी V। यहां V से ये V कैंसिल हो गया, तो C इक्वल्स टू हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन
डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये बात समझ में आई? चलिए, तो ये जब यहां पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है, या तो एयर या वैक्यूम है, तो यहां एयर लिख दो या वैक्यूम लिख दो, एक ही बात होगी। ठीक है, तो सी एयर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया आपका, एप्सिलॉन नॉट है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जो हम एयर की भी ले लेते हैं। ए क्या हो गया, एरिया ऑफ प्लेट। तो बताया आपको जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड कर रहा है, कर ही रहा है, और दोनों के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा स्फीयर के केस में जो सी की वैल्यू आई थी, वो तो स्फीयर के केस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई थी, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा वो शेप पे डिपेंड करेगा। यहां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और वहां स्फीयर है, तो दोनों के जो डिफरेंट शेप होने की वजह से सी की वैल्यू भी डिफरेंट है। साइज आर की वैल्यू अलग अलग होगी, यहां एरिया की वैल्यू अलग अलग होगी, तो साइज पे भी डिपेंड करेगा। मीडियम आएगा एप्सिलॉन नॉट, दोनों केस में आ गया, मीडियम पे डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ प्लेट हो गया, और सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स हो रहा, सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर सारा उस पर डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ कंडक्टर आ गया, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर यहां पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम प्लेस किया जाए, तो इफ मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन कंडक्टर, इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में कोई मीडियम प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये आपके प्लेट होगी, ये दूसरी प्लेट होगी, और इसके बीच में ये कोई मीडियम प्लेस कर दिया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, कोई मीडियम प्लेस कर दिया। इस मीडियम का जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन होगी। ठीक है, तो इसका जो सी की वैल्यू होगी, सी मीडियम, आप इससे कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिख देंगे, सिंपली हम एप्सिलॉन ए अपॉन डी लिख देंगे, ये लिख देंगे। और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये हमें पता है, ये एप्सिलॉन आर होती है। तो ये यहां पर इसकी जो वैल्यू निकाली जाएगी, एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो गया एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट करें तो सी मीडियम, ये वैल्यू यहां रखें, तो ये हो गया एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो ये एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी की वैल्यू किसके इक्वल है, सी एयर, तो ये सी एयर होगी। तो सी मीडियम मींस मीडियम अगर आपने प्लेस किया हुआ है तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होती है, जहां पर के क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन आर ये तो होगी रिलेटिव परमिटिविटी, और कैपिटल के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और रिलेटिव परमिटिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है, लेकिन इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। तो आप एप्सिलॉन आर की जगह के और के की जगह एप्सिलॉन आर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये कंक्लूजन निकलता है, इन पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ मीडियम इज एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम है, ठीक है, तो इस केस में जो सी होगा, सी एयर बोल दो, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इफ मीडियम इज अदर देन एयर और वैक्यूम, तो यहां पर यह कहलाएगा आपका सी मीडियम, जिसको हम एप्सिलॉन ए अपॉन डी यानी कि
सी मीडियम, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, और ये सी मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल के, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या हो गया आपका, सी एयर। तो आप देख रहे हैं जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि किसी नॉन कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं आपके, नॉन कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं, इनको आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में प्लेस करते हो, ठीक है, पीपीसी की प्लेट के बीच में प्लेस करते हो, तो यहां पर उसका जो कैपेसिटेंस होगा, यानी कि उसकी स्टोर करने की कैपेसिटी है, वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर के की वैल्यू 100 है तो एयर में जितना कर रहा है उसका 100 टाइम्स यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू फॉर वाटर कितना होता है, फॉर वाटर एप्सिलॉन आर की वैल्यू कैपिटल के इक्वल होगी, और ये कितनी होती है 81, यानी कि यहां पर ये क्या करेगा 81 टाइम्स है। अगर यहां पर दोनों प्लेट्स के बीच में हम वाटर मीडियम प्लेस करते हैं तो इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो 80 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और फॉर कंडक्टर जिसकी एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंफिनिटी है, तो इसकी जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगी, इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आप इस कैपेसिटर के अंदर आप कितना ही आप चार्ज दो, ये क्या होता जाएगा, उसको स्टोर करता जाएगा, ठीक। चल इसी पे आगे बात करते हैं। देखो भाई, कोई भी कैपेसिटर है उसकी चार्ज स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये जैसे कि आपने एक पानी की टंकी ली, ये एक पानी की टंकी ली, अब ये पानी की टंकी जो होगी ये वाटर स्टोर करेगी, और इसकी वाटर स्टोर करने की भी क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है। जब ये फुल हो जाता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये इसमें फुल लेवल पे आ जाता है, आप इसको और वाटर सप्लाई करते हो तो ये क्या होता है, यहां से बाहर निकल जाता है, इधर से आएगा बाहर निकल जाएगा। सेम उसी तरह से कैपेसिटर या कंडक्टर के साथ भी होता है। आप किसी कंडक्टर को या किसी कैपेसिटर को, ये कंडक्टर है, आप इसको चार्ज क्यों देते हैं, तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। एक टाइम आता है जब ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को गेन कर चुका होता है, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल पे आ गया। अब आप उसको और चार्ज देंगे, डीक्यू चार्ज देंगे, तो ये वापस एटमॉस्फेयर में उतना ही चार्ज क्या करेगा, रिलीज कर देगा। जिस तरह से आप पानी की टंकी में और पानी देते हो, ये जितना आता है भरने के बाद वापस उतना ही बाहर निकाल देता है, तो ये क्या इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो यहां पर हर कंडक्टर की क्या होती है, एक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होगी। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, पराविद्युतांक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन आर या कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो प्लेस करते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसी पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पर सेपरेशन डी है और प्लेट एरिया ए है। अब इस पे आप चार्ज दे रहे हैं, इस पे प्लस क्यू आ रहा है, इस पे माइनस क्यू आ रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जो लेफ्ट वाली प्लेट है उस पे कितना चार्ज है, तो भाई प्लस क्यू है। अगर यहां पे पूछा जाए राइट वाली प्लेट पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू है। अगर आप आपसे पूछा जाए कि इस लेफ्ट वाली प्लेट की आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो यहां प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों को ऐड करेंगे, जीरो आएगा, इसको आउटर प्लेट की आउटर सरफेस पे रख देंगे, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो गया, जीरो और जीरो हो गया, तो यहां पर इस पे कितना होगा, अंदर की तरफ प्लस क्यू माइनस क्यू आ गया, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो भाई कितना है, क्यू चार्ज है। और आपसे पूछा जाए कि इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना है, तो इस पूरे कैपेसिटर पे जो टोटल चार्ज होगा वो होगा जीरो, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बात समझ में आई। चलिए इसी पे और आगे बात करते हैं। देखिए ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
लेकिन ये जो दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये बिल्कुल ओवरलैप नहीं हो रहे, परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, इस तरह से शिफ्ट हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे इस तरह से। यहां पर ये परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं है। तो इसकी जो सी की वैल्यू होगी वो कितनी है भाई, दोनों के बीच का सेपरेशन है डी, तो जो सी है मीडियम एयर है, तो सी होगी आपकी एप्सिलॉन नॉट। अब ए कौन सा लेंगे इसमें, एरिया, एरिया लेंगे इसमें ओवरलैपिंग एरिया, जो आमने सामने ओवरलैप कर रहा है, तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये वाला इसका ये वाला एरिया और इसका ये एरिया सेम होगा, तो ये एरिया और ये एरिया है ओवरलैपिंग एरिया, तो ए आप ये लेंगे, पूरी प्लेट का नहीं लेना है भाई, ये लेंगे आप ओवरलैप एरिया, और सेपरेशन तो वही है डी। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, आपने इसको एक कंडक्टर से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये कंडक्टर आपने प्लेस किया। अब यहां पर आप क्या करते हो, इसको एक सोर्स एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस वी, भाई इस पे प्लस चार्ज आएगा, यहां से क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू, ठीक है, इस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, और ये चार्ज कंडक्टर से हमेशा के लिए फ्लो होता रहेगा, यानी कि यहां पे चार्ज फ्लो रुकेगा ही नहीं। अब चार्ज फ्लो रुकेगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है, वो कितनी हो गया, इंफिनिटी हो गया। यहां पर तो क्या होता है, अगर यहां पर आप क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों प्लेट्स को, इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से, तो जब ये पूरी तरह से चार्ज हो चुके होंगे, यानी कि इसमें ये सेचुरेशन पोजीशन पे आ चुका होगा, ये संतृप्त, और ये अपनी संतृप्त अवस्था में आ चुका होगा, तो ये बैटरी से सप्लाई लेना बंद कर देगा। ठीक है, ये जितना सप्लाई इसको चाहिए था वो उतना ही चार्ज अपना स्टोरेज कर लेगा। यहां पर ये क्या करेगा, जितना इधर आएगा ये इधर पास करेगा, और ये इस तरह से क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए चार्ज फ्लो करता रहेगा, तो इसकी जो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। अभी बताया आपको कि आप किसी पैरेलल प्लेट के बीच में कोई कंडक्टर प्लेस कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दो कंडक्टर्स, जो इस पे इनिशियल चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 था, ठीक है, Q1 और Q2 चार्ज था। अब ये इनिशियली क्या थे, दोनों सेपरेटेड थे, अब इन दोनों को पास में ले आए, पास में लाके रख दिया, तो जैसे पास में लाके रखेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, दो नियर बाई कंडक्टर्स बन गए। जब दो नियर बाई कंडक्टर्स पास में आते हैं, ठीक है, या उनको पास में लाते हैं दो कंडक्टर्स को, तो ये क्या बन गया, आपका कैपेसिटर बन गया। अब यहां पर क्या होगा, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा भाई, देखो हमें पता है टोटल चार्ज का हाफ हाफ करके उसको आउटर प्लेट की आउटर सरफेस पे रख दो, तो ये Q1 प्लस Q2/2, और इधर भी क्या हो गया, Q1 प्लस Q2/2, ठीक है। अब इस पे कितना चार्ज होगा, तो Q1 में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो Q1 में से ये वाला माइनस कर दो, तो Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2, तो ये हो गया 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2/2, तो ये है Q1 माइनस Q2/2, ये वाला चार्ज यहां पर आ जाएगा, तो ये Q1 माइनस Q2/2, और ये तो इस सरफेस पे आया, और इस वाली सरफेस पे इस वाले कंडक्टर की जो इनर सरफेस पे आएगा वो माइनस में होगा, अपोजिट नेचर में, तो ये Q1 माइनस Q2/2 आ गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना है, तो इस कैपेसिटर पे जो नेट चार्ज है वो तो है Q1 प्लस Q2। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना है, तो वो तो है Q1 प्लस Q2, और आपसे पूछा जाता है कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, दोनों डिफरेंट है भाई, टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2, और ये पूछा जाता है कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, तो कैपेसिटर पे चार्ज वो होता है जो उसकी आमने सामने वाली सरफेसेस पे चार्ज होता है, उसका मैग्नीट्यूड, तो यहां पर ये आमने सामने वाली सरफेसेस पे जो चार्ज है वो है Q1 माइनस Q2/2, तो ये जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो तो है Q1 माइनस Q2/2, और कैपेसिटर पे जो टोटल चार्ज है वो है Q1 प्लस Q2। आई बात समझ में? चले भाई आगे बात करते हैं।
ये बात हुई आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हुई। ठीक, अब हम लेते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन। उसके पहले एक काम करते हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कैपेसिटर से बेस्ड न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्फेरिकल कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलो देखिए, ये एक आपको स्फीयर दिया हुआ है, इसकी रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब आपको इस पे कैपेसिटेंस निकालना है, तो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं R बाई स्मॉल के। आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू तो आपको गिवन है 10 इंटू 10⁻², और के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9। तो ये आपका हो गया 10/9, ये ऊपर गया तो 10⁻11 फेरेड, यानी कि ये इतना चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपको फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए भाई, अर्थ क्या है, एक स्फीयर है, तो स्फीयर का जो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये रिलेशन होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर, ये रेडियस होती है। ठीक है, तो यहां पर इसको वही आर बाई स्मॉल के, आर की वैल्यू 6400, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि सारी वैल्यूज एक ही सिस्टम में रखनी है। तो यहां पर 10⁻³ मीटर, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। ठीक, चलो इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो भाई, ये 3 और 2 5, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, 10⁻⁻4, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या 6400/9, और ये हो गया 10⁻⁻6। 6400/9 को आप डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्स आता है 711, और 10⁻⁻6 हो गया माइक्रो, और यूनिट क्या होती है, फेरेड। मींस अर्थ की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कितनी है, 711 माइक्रोफेरेड, ये इसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो ये तो जो है इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू जो कि इसकी रेडियस से हम निकालते हैं। इसकी जो प्रैक्टिकल, ठीक है, इसकी जो प्रैक्टिकल होती है वो होती है इनफाइनाइट। तो इसकी जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो प्रैक्टिकल कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। प्रैक्टिकली मींस आप अर्थ को कितना ही चार्ज लो या अर्थ से कितना ही चार्ज आप ले सकते हो, यानी कि उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इनफाइनाइट है, लाइक कंडक्टर। ठीक, आगे बात करते हैं इसमें। देखो, एक आपको कोई कैपेसिटर दिया हुआ, चाहे वो पीपीसी हो चाहे वो स्फेरिकल हो। ठीक है, आपको उसका जो सी एयर है, सी एयर यानी कि एयर मीडियम में उसका जो कैपेसिटेंस है वो 50 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, और मीडियम, किसी मीडियम में प्लेस किया हुआ है, तो सी मीडियम जो है, ठीक है, वो आपको 100 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है इसके एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, कैलकुलेट करना है। ठीक, चलिए देखो, आपको रिलेशन पता है, सी मीडियम अपॉन
सी एयर इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। सी मीडियम, तो यहां पर एप्सिलॉन आर, सी मीडियम कितना दिया हुआ आपको 100 माइक्रो और ये 50 माइक्रो, तो ये आ गया 2। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, ये तो बात हुई आपकी स्फीयर की। अब बात करते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। देखो भाई, ये आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ। प्लेट एरिया ए, सेपरेशन डी। अगर आप यहां सेपरेशन डिक्रीज करते हैं, भाई सी की वैल्यू क्या होती है आपकी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो सेपरेशन जब डिक्रीज करेंगे, ये और ये तो कांस्टेंट है, सेपरेशन डिक्रीज करेंगे तो सी आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो सी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर डी को हाफ कर देता हूं तो सी क्या हो जाएगा मेरा, डबल हो जाएगा। सी डैश कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से सी किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के। मींस जब मैं प्लेट एरिया इंक्रीज करूंगा तो सी भी इंक्रीज हो जाएगा, और प्लेट एरिया डिक्रीज करूंगा तो सी भी क्या होगा मेरा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्लेट एरिया में हाफ कर देता हूं तो सी भी मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यानी कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। बात समझे। मीडियम प्लेस करता हूं तो मीडियम के अकॉर्डिंग उसके चेंजेस हो जाएंगे। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज, हम लेते हैं हम एक आपको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेते हैं और उस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, यानी कि सकेंद्रीय गोलों की धारिता, सकेंद्रीय गोलों की धारिता। चलिए, सकेंद्रीय गोलों की धारिता देखते हैं। ये आपने एक स्फीयर लिया, ये दूसरा स्फीयर कॉन्सेंट्रिक लिया, जो कि इसका सेंटर ये हो गया। अब इसकी रेडियस है R1 अंदर वाले की, और इसकी रेडियस है R2, और आपने बाहर वाले को अर्थ कर दिया। आप जिसको भी अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। पता है मैं कि कोई भी आपके कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, आप जिसको अर्थ कर देते हैं उसका पोटेंशियल 0 है। अब अंदर वाले पे चार्ज क्यू है, तो बाहर वाले पे हम निकाल ही चुके हैं। अगर अंदर वाले पे चार्ज क्यू होगा तो इस बाहर वाले पर अंदर वाली सरफेस पे जो क्यू डैश की वैल्यू आती है, ये किसके इक्वल होगी, माइनस क्यू। यानी कि यहाँ पर इसके सामने वाली सरफेस पे पोटेंशियल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस क्यू होगा। कंडक्टर की आमने सामने वाली सरफेस पे सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर चार्ज होता है। ठीक, चलिए, अब यहां पर पोटेंशियल V1 है और यहां पर पोटेंशियल जो V2 है वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ कर दिया आपने। आपको क्या करना है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो डेल्टा V इक्वल्स टू, ठीक है, डेल्टा V इक्वल्स टू कितना होगा आपका, V1 माइनस V2 होगा। डेल्टा V ही किसके इक्वल होगा, यही V के इक्वल होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q इक्वल्स टू CV में। आप जो Q इक्वल्स टू CV में जो V लेते हैं आप, ये पोटेंशियल नहीं होता भाई, ये दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहां पर डेल्टा V के इक्वल हो गया, डेल्टा V1। अब यहां पर V1 निकाला है, तो अंदर वाले स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा इस पे, एक तो इसके खुद के चार्ज के कारण होगा, तो ये हो गया KQ अपॉन R1। ठीक है, अब इस पे चार्ज है उसके कारण भी अंदर, तो माइनस KQ, और इसकी सरफेस पे होगा वो अंदर ईच पॉइंट पर सेम होगा R2। ठीक है, तो यहां पर इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल, एक तो खुद इस स्फीयर के कारण KQ अपॉन R1, और इसकी सरफेस पे वो अंदर की तरफ ईच पॉइंट पर सेम होगा, तो V1, और ये हो गया आपका V2 की वैल्यू 0, जो कि V के इक्वल होगा। तो यहां पर जो V की वैल्यू आ रही है वो आ रही है KQ 1 अपॉन
R1 माइनस 1 अपॉन R2। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो V इक्वल्स टू के क्यू, सिंप्लीफाई किया इसको तो ये आपने एलसीएम लिया पहले तो R1 R2, तो ये एलसीएम लिया R1 R2, यहां R1 है तो इधर तो आ जाएगा R2 माइनस R1, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 होगी। और हमें पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, ठीक है, Q इक्वल्स टू CV, तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाई C हो गया। दिस इज इक्वेशन 2। कंपेयर कर लें इक्वेशन 1 और 2 का, तो जब कंपेयर करेंगे तो भाई ये Q की जगह Q, तो भाई V इक्वल्स टू के क्यू R2 माइनस R1, कंपेयर कर रहे हैं तो ये K नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो सेकेंड, तो ये यहां पर C इक्वल्स टू कंपेयर करें तो R1 R2, ये R2 माइनस R1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई बाई के नीचे, ऊपर नहीं आएगा भाई। तो ये C इक्वल्स टू R1 R2, ये R2 माइनस R1 और K ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो ये आया, ये रिलेशन आया। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। किस तरह से डिराइव किया है समझ में आएगी आपको। तो C जो एयर में होगा ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये तब जब कौन सा स्फीयर आपने कॉन्सेंट्रिक किया, अर्थ किया हुआ है, बाहर वाला अर्थ किया हुआ है, ठीक है। अगर यहां पर मीडियम होता है, सी मीडियम, कोई मीडियम प्लेस कर दें दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए लास्ट केस देखते हैं आज का, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल, कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, यानी कि सकेंद्रीय आपको क्या दिए हुए हैं, या कॉन्सेंट्रिक की जगह बोल सकते हैं आप समअक्षीय, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ कोएक्सियल कर सकते हैं इसको, कोएक्सियल सिलेंडर, यानी कि आपको दो बेलन दिए हुए हैं, खोखले बेलन दिए हुए हैं और उन दोनों का एक्सिस सेम है, उसके लिए आप क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। देखो कैसे, या आपने कॉन्सेंट्रिक या यूं बोल सकते हैं कोएक्सियल सिलेंडर लिए, इसकी रेडियस है अंदर वाले की R1 और बाहर वाले की रेडियस है R2, ठीक। आपने बाहर वाले को इसको अर्थ किया हुआ है तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहां पर इस पे चार्ज Q, तो बाहर वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा, अपोजिट नेचर का, माइनस Q हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम इसको क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके ही हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो आपने इस पे Q हो गया तो इस पे माइनस Q हो गया। चलो भाई पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए बाहर की तरफ, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर से चलेंगे। ई और डी आर के बीच में एंगल कितना है, 0 है, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1 होगी, dv, ठीक है। बाहर की तरफ जो E होगा, अगर इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ आप लेमडा लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 2k लेमडा बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 2k लेमडा बाई आर डी आर। और यहां पर कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स, यहां पर V1 है, यहाँ V2 है, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। तो जब R2 रेडियस है तब पोटेंशियल कितना है, V2 है,
और जब R1 रेडियस से तो पोटेंशियल कितना है, V1 है। चले भाई अब इसको सिंप्लीफाई करता है, dV का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो गया V1 माइनस V2 जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल। 2 के लैम्डा बाहर ले लें तो ये 2 के लैम्डा आपने बाहर ले लिया, ठीक। 2 के लैम्डा बाहर ले लिया, dr अपॉन r का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया log r, लिमिट पुट कर देंगे आप R2 R1, ये v इक्वल्स टू 2 के लैम्डा, आप इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पहले तो हो गया log R1 माइनस log R2, v इक्वल्स टू 2 के लैम्डा, आप इसको लिख सकते हैं log R1 अपॉन R2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए भाई v 2 के लैम्डा, के को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है, तो हम चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपके log R1 अपॉन R2 हो गया। अब यहां पर इसकी जो लेंथ है वो आप ले रहे हैं L लेंथ ले रहे हैं, सिलेंडर की जो लेंथ है वो L है, और इस पे चार्ज Q है, तो V को आप इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ Q बाई L, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी Q बाई L, तो इससे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गए, तो आप इसको तो मत लिखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा की जगह Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके लेंथ होगी L, और ये हो गया आपका log R1 अपॉन R2 ब्रैकेट क्लोज। ये इक्वेशन 1 आई आपकी। इसको कंपेयर करें v इक्वल्स टू Q बाई C से, ये इक्वेशन 2, तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आ रहा, देखो ये Q की जगह Q और C की जगह क्या वैल्यू है, बाकी की जो वैल्यू है C की वैल्यू है, तो यहां पर जो C की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log R1 अपॉन R2, ये रिलेशन आ रहा है, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। कैसे आया, आपने दो को सेंट्रिक बोल दो या को एक्सियल सिलेंडर लिए, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज होगा, और इसको अर्थ कर दिया आपने। अब इस पर पोटेंशियल V1 है, यहां पर पोटेंशियल V2 है, ठीक है, और इस पूरे पे चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और आपने इसकी लेंथ L ली। चार्ज को कहां से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से, पहले यहां पे लाएंगे फिर यहां पे लाएंगे, तो dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। E की वैल्यू आउटसाइड द सिलेंडर होती है 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। जब R2 पे लाते हैं, यहां पर सेंटर से R2 डिस्टेंस पे लाते हैं तो पोटेंशियल V2, और सेंटर से R1 पे लाते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल V1। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं, ये माइनस भी है, ये पूरी जगह माइनस है, सब जगह माइनस, ये माइनस, यहां पर माइनस भी आएगा, ये माइनस भी है, ये माइनस भी है, ठीक है। अब माइनस सब जगह आ रहा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इस लॉग की प्रॉपर्टीज में माइनस को अंदर लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log R2 अपॉन R1, ये हो जाएगा। माइनस है यहां पर, ये माइनस आप नहीं छोड़ सकते, इस माइनस को साथ में लेते हुए जा रहे हैं, तो माइनस माइनस, ये माइनस भी है। अब जब माइनस को आप अंदर लेते हैं तो ये log जो है R1 अपॉन R2, तो ये R2 अपॉन R1 हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल ये रिलेशन आएगा। आई बात समझ में? तो भाई आज कैपेसिटर में हम यहां पर ही ओवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कैपेसिटर का जो पार्ट आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।